तो ये जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली जब आप रिसर्च पोर्टल खोलेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। अब रिसर्च पोर्टल के ऊपर तकरीबन सब कंपनियों का सेम है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वही ये पोर्टल प्रोवाइड करती है, तो तकरीबन सारी चीज़ें सेम आती हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे आपने करना क्या, मैंने आपको बताया था पहले आप ये चीज़ सोच के आइएगा आपने करना क्या है। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, आपने डे ट्रेडिंग करनी है, आपने करना क्या है, ठीक है ना। अगर तो आपने करनी है डे ट्रेडिंग तो उसके लिए आपको जो स्टॉक्स चाहिए वो ऐसे चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करें, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस में चेंजिंग है, ठीक है ना। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्टॉक, ठीक है, जैसे कि OGDC है, ठीक है ना। अब ये जो OGDC है, ऑयल गैस एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये कुछ इसमें मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है, फिर इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक है। तो इसका मैं अगर एडवांस स्टार्टिंग पे जाता हूँ तो आपको मैं आपके दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हैं। अगर आप इसके जाते हैं 3 मंथ का चार्ट देखें तो आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। 1 मंथ के चार्ट पे देखें तो आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं। 5 डे के चार्ट पे देखें तो आपको फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। 1 डे के चार्ट पे देखें आपको फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। तो जितना ज़्यादा कोई स्टॉक ऊपर नीचे होता है वो उतना ही ज़्यादा आप उसमें डे ट्रेडिंग कर पाते हो, या फिर आप सीजनल ट्रेडिंग, यानी कि महीने में 3-4 बार स्टॉक ख़रीद लिया बेच लिया। अब जैसे कि मैंने ऑयल गैस एंड डेवलपमेंट तकरीबन एक बार 135 रुपये पे ख़रीदा और 40 रुपये पे बेचा, 140 पे। तो तकरीबन मुझे मेरे ख्याल से कोई 50-60 हज़ार रुपये के ख़रीदे थे मैंने, और इसमें मुझे मतलब सेम डे पे मैंने बेच दिया था, मुझे 5 रुपये की फ्लक्चुएशन के ऊपर कोई 7-8 हज़ार रुपये बच गए, ठीक है ना। इसी तरह अभी जैसे कि मेरे पास इसकी 100 पिछले दिनों ही गिर गया था, 5 दिनों के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास जो मैंने ख़रीदा था ये अराउंड ख़रीदा था 14 रुपये पे। अब दोबारा जो है वो 15 पे आ चुका है, पीछे गिर के ये 5 तक गया है, ठीक है ना। अब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में आएंगे तो फिर वो अलग सिचुएशन होता है। अब जैसे OGDC में आया मैं, ठीक है ना, इसके एडवांस चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है फ्लक्चुएशन है, ठीक है ना। यही मैं आपको 1 डे का चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि अगर आप कर ही रहे हैं ट्रेडिंग तो ऐसे स्टॉक में कीजिएगा जो कि डिविडेंड देता हो, ठीक है ना। यानी डिविडेंड क्या है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने मालिकान को देती है, ठीक है ना। तो डिविडेंड आपके पास जो है वो बैंक में डायरेक्टली आपके बैंक में आता है, ठीक है। ये बात मुझे नहीं पता थी, बाद में पता चली थी। तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार ये बैंक में क्यों नहीं आ रहा। और इसमें होता क्या है कि जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो अगर आपने डिविडेंड के लिए ख़रीदा है तो उसमें आपको आगे एक्स डेट होती है, मैं दिखाता हूँ आगे। अब अगर आप आते हैं परफॉर्मेंस में तो इन्वेस्टर के सेक्शन में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो OGDC ने तकरीबन इस साल 8 रुपये 55 पैसे का डिविडेंड दिया है, ठीक है ना। और पिछले साल 7 रुपये का, 6 रुपये का, इस तरीके से जो डिविडेंड देता हुआ आता है ना वो स्टॉक बेहतर होता है। कि अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने तो 120 रुपये का लिया हुआ है और दोबारा 120 पे जा ही नहीं रहा, तो होता क्या है कि अगर आप स्टॉक को कुछ अरसे के लिए अपने पास संभाल के रखते हैं तो होता क्या है कंपनी उतना डिविडेंड दे देती है, वो आपके अकाउंट में आ जाता है, तो आपका लॉस पूरा हो जाता है। तो डिविडेंड स्टॉक का ये फ़ायदा होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में जाना है तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपने ये देखना होता है कि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, ठीक है ना। अब इसमें कहा जाता है कि यूजुअली कि ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। ब्लू चिप कंपनियां क्या होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और हमेशा ही जो है वो देती हैं। इसमें ज़्यादातर जो है लोग एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन की बात करते हैं। ब्लू चिप कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कि वो सालाना कुछ भी हो वो डिविडेंड लाजमी ही देती हैं, ठीक है ना। एंग्रो में आप देखें बेशक कंपनी को लॉस हो अपनी जेब से भी दे, अब ये रिटेंशन रेशो क्या होता है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसका कितना परसेंट खुद रखा और कितना परसेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। 2017 में कंपनी ने -11 का मतलब है कि 11% जेब से भरा डिविडेंड, ठीक है। 18 के अंदर 11% प्रॉफिट का दिया, 6% प्रॉफिट का दिया। 20 में दोबारा कंपनी को जेब से देना पड़ा लेकिन कंपनी ने डिविडेंड लाजमी दिया, ठीक है ना। अब ये चीज़ लॉन्ग टर्म में यही होता हुआ आ रहा है। अगर आप देखें तो अगर नेगेटिवली लंबा चल रहा हो तो ये भी कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि कंपनी जो है वो जेब से भरे जा रही है, कब तक भरेगी, ठीक है ना। और कंपनी का अगर आप डिविडेंड देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप आएंगे तो इस ख्याल से आइएगा। मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ आपको, अगर आपने लास्ट ईयर ये सिर्फ ये खरीद के रखा हुआ होता 70 रुपये का था तो आज ये तकरीबन 130 रुपये का चल रहा है। लॉन्ग टर्म में वैसे ही बढ़ गया। इसके अलावा डिविडेंड अलग कंपनी दे रही है। तो ये आपने चीज़ें डिसाइड करके आना है, ठीक है ना, कि आपने करना क्या है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको बताता हूँ डिविडेंड के इस हवाले से। अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म की सोच के साथ आ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि DCR वगैरह ऐसी कंपनियां खरीदें जो कि प्रॉपर्टी पे काम करती हैं, ठीक है। रीट्स हैं। अब जैसे जो डॉलमेन सिटी है कराची का, क्लिफ्टन वाला, ये डॉलमेन सिटी रीट है, ठीक है। अब देखें तो ये बड़ा ही एक जो है ना स्टेबल स्टॉक है,
कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, ये एक जैसे भी रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये रेगुलरली जो है वो डिविडेंड भी देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तकरीबन साल का 1 रुपया डिविडेंड दे देता है, 13 रुपये का शेयर के 1 रुपये का डिविडेंड देता है। इसमें जो डिविडेंड मिलता है आपको, उसमें गवर्नमेंट टैक्स काटती है, फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30%, ठीक है ना। और डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड आपको दिखा दी है, कितने टाइम देती है, 3 से 4 बार देती है साल में तकरीबन ना, हर क्वार्टर के बाद देता है ये। रिटेंशन भी अगर आप देखें, कुछ टाइम रख लेता है, कुछ टाइम बेच देता है, तो ये बड़ा एक स्टेबल स्टॉक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपको मैं अनाउंसमेंट्स में दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड का दिखाता हूँ एक चीज़ ना, कि यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी। कंपनी ने जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया, ठीक है, कितना अच्छा ये पुराना है, सॉरी। यहाँ पे होना चाहिए मीटिंग, ये यहाँ पे दिया था शायद इसने ना, अनाउंसमेंट की थी। डिविडेंड का कहाँ पे गया, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आना चाहिए, सितंबर अक्टूबर क्रेडिट ऑफ डिविडेंड, शायद यहाँ पे दिया था। चलो खैर दिखा देते हैं। कंपनी ने तकरीबन 50 पैसे का डिविडेंड दिया, ठीक है ना। और इसमें आपको मैं दिखाना चाहिए चाह रहा था कि किस तारीख को अनाउंसमेंट हुई है, अगर वो मुझे मिल जाए पे आउट्स की, चलो इसमें देख लेते हैं, शायद मिल जाए। यस, ये रहा। अब यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये देखिए एक्स डेट है, ठीक है। एक्स डेट का मतलब ये कि इस तारीख से पहले पहले अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने 22 को स्टॉक खरीद के रख लिया तो आपके पास डिविडेंड आएगा, अगर 23 को भी रख लिया तो भी डिविडेंड आएगा, 24 को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 24, 25, 26 जब भी आप खरीदेंगे इस तारीख के बाद, अगर आपने डिविडेंड स्टॉक खरीदा तो डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। अब ये तारीख अनाउंसमेंट कब हुई है, 24 की, तो आप ये सोचेंगे 24 को अगर हो गया तो फिर 25 को आपके बैंक में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और आपको 24 का था, भी आपको दिखाता हूँ कि डिविडेंड किस वक्त क्रेडिट हुआ है। ये फरवरी 9 को, कितना टाइम लग गया, तकरीबन 1 महीना। तो ऐसा हो जाता है, जो भी डिविडेंड कट जाता है और कटने के बाद आपके बैंक में आने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको दिखाता हूँ कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है और डिविडेंड कटता है एक्स डेट को, यानी कि जितनी तारीख को आपने जो है वो मतलब अगर ख़रीद के रखा हुआ था स्टॉक, तो नेक्स्ट डेट पर जब स्टॉक ओपन होगा तो आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग मिलेगी कि स्टॉक जो है अपनी प्राइस खो देता है, ठीक है ना। दिखाता हूँ, ठीक है जी, ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ कवर चार्ट में ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। तो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दिया, जिस दिन डिविडेंड दिया तो आप देखें 50 पैसा कंपनी ने अपनी वैल्यू लॉस कर दी, 13.86, और ये देखिए 13 पॉइंट, सेम डे पे 13.5। तो इसमें क्या है कि कंपनी जब भी डिविडेंड देती है ना, उसके बाद उसकी वैल्यू में से जितना डिविडेंड होता है वो माइनस हो जाता है। नेक्स्ट डे जब स्टॉक दोबारा ट्रेडिंग पर आता है तो सेम प्राइस पे स्टार्ट होता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर 30 रुपये की कंपनी की प्राइस है और 5 रुपये का डिविडेंड दिया, तो कंपनी की जो अगले दिन शेयर की खरीदो फरोख्त है वो 25 रुपये से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ये सिस्टम होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि कुछ मेरा ख्याल था आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बाज़ात क्या होता है, कंपनियां जो है ना वो सिर्फ डिविडेंड नहीं देती, बोनस शेयर्स भी देती हैं। और बोनस शेयर्स वगैरह भी आपको जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे बोनस शेयर्स के मामले में सबसे ज़्यादा इंटरलूप देती है बोनस शेयर्स ना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरलूप इज़ अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। TPLP इज़ अ गुड कंपनी। अब इसके पे आउट्स पे आते हैं, अगर आप देखें तो कैश पे आउट्स, ठीक है ना, कंपनी ने इतनी बार कैश पे आउट दिया है, सही है। इसके अलावा बोनस शेयर्स भी देती है कंपनी। बोनस शेयर्स का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर 100 शेयर है आपके पास, तो कंपनी ने 100 के बदले में 50 शेयर आपको एक्स्ट्रा दे दिए फ्री में, ठीक है। ये बोनस शेयर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से थोड़ी प्राइस गिरती है शेयर्स की, लेकिन ओवरऑल फ़ायदा ही होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें थी रिसर्च के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर जब मैं बना रहा था उस वक्त ये रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए, और सवाल वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।